सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। सौर एकेडमी के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम लोग ये जानेंगे कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन कैसे हुआ और वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की। यानी आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री प्रारंभ कैसे हुआ, यानी हाउ मॉडर्न हिस्ट्री बिगन, यानी मॉडर्न हिस्ट्री का प्रारंभ कैसे होता, आज हम लोग यही जानेंगे और विस्तार से इस कथा को जानने का प्रयत्न करेंगे कि वे कौन से कारण थे जिन्होंने भारत में यूरोपीय शक्तियों को आने के लिए मजबूर किया। और उस काज को तो जानेंगे जानेंगे और इस काज यानी इस कारण को भी जानने का हम प्रयत्न करेंगे जिसके कारण अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली और अन्य अन्य सारी यूरोपीय शक्तियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी आज हम लोग का जो चैप्टर है वह है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कमिंग ऑफ यूरोपियंस एंड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये आज हम लोग का चैप्टर रहेगा, यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन तथा ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। और यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री प्रारंभ भी होता है। जब से यूरोपीय शक्तियां भारत में आना प्रारंभ हुई तब से ही भारत में मॉडर्न हिस्ट्री का प्रारंभ होता है। आज हम लोग इसी को पढ़ना क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। अब हम लोग ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि भारत में क्या यूरोपीय शक्तियों का आगमन या यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई आकस्मिक घटने वाली घटना थी, ओनली इंसिडेंट, या कोई सोची समझी रणनीति थी, या कोई ऐसी आवश्यकताएं थी जिन्होंने यूरोपियनों को मजबूर किया कि वो भारत आए। देखिए, जब दुनिया में या यूरोप में ब्रिटेन से जब औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रारंभ हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले तो ब्रिटेन में आया। औद्योगिक क्रांति, मशीनों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ हो गया। अब इसके बाद धीरे धीरे यूरोप के बहुत सारे देशों में यह फैल गया। अब जब औद्योगिक क्रांति आया, मशीनों से उत्पादन प्रारंभ होने लगा और यूरोप की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, पैसा आने लगा, धन आने लगा, समृद्धि बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी। अब दो चीजों की आवश्यकता हो गई यूरोप को, यानी यूरोप के जो सारे देश थे, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो नीदरलैंड हो, या जो भी देश हो, फ्रांस हो, दो चीजों की आवश्यकता होने लगी। पहला, अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सफल बनाना है तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल माने कच्चा माल। यू हैव टू नीड टू रॉ मटेरियल। और आपको अनाज भी चाहिए, आपका जनसंख्या बढ़ रहा है, आपको जमीन भी चाहिए रहने के लिए क्योंकि आपका जमीन तो छोटा पड़ रहा है, तो आपको अनाज भी चाहिए और जमीन भी चाहिए। इन दो आवश्यकताओं को लेकर जो यूरोप के साहसी यात्री थे, डेयरिंग ट्रेवलर जो थे, उन्होंने दुनिया को खोजने के लिए वो अपने अपने देश से निकल पड़े। इसमें जो सबसे आगे काम आया वो था स्पेन। 1492 में स्पेन का कोलंबस निकला भारत के लिए। बहुत कम लोग जानते हैं वो भारत के लिए निकला, लेकिन रास्ता भूल गया, पहुंच गया अमेरिका। 1492 में अमेरिका का खोज इसी कोलंबस ने किया था। मरते दम तक कोलंबस ये जानता रहा कि वो भारत में है और वहां के लोगों को रेड इंडियन किए कहता रहा। अंधेरे में मर गया, यही जानता रहा कि वो भारत में, यानी कोलंबस तो मार्ग भूल गया। स्पेन के बाद नए क्षेत्रों के खोज की जिम्मेदारी पुर्तगाल के पास आई और पुर्तगाल से एक यात्री चला जिसका नाम था वास्को डी गामा।
वास्को डी गामा भारत के लिए चला था, बहुत दिन का उसने अनाज लिया, सामान लिया, अपने साथ एक छोटी मोटी सेना भी ली। व्यापारी कम, लुटेरे के रूप में उसका आगमन ज्यादा हो रहा था। वो हिंद महासागर के साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच गया, लेकिन केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका का एक किनारे तटीय इलाका है, केप ऑफ गुड होप से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसी समय उसको वहां एक व्यापारी मिला, उसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद गुजराती व्यापारी था, गुजराती। उसने कहा मैं तुमको रास्ता बताऊंगा। अब्दुल मजीद के सहयोग से वास्को डिगामा 1498 में, इन 1498 वास्को डिगामा अराइव्ड द पोर्ट ऑफ कालीकट इन द स्टेट ऑफ जमोरिन। 1498 में पहला पुर्तगाली जिसका चरण एक लुटेरे के रूप में जो पहली बार पड़ा, वो कहां पड़ा? केरल के कालीकट के बंदरगाह पर। वहां का राजा कौन था? जमोरिन। अब जमोरिन को क्या मालूम था कि भले ये आ तो रहा है व्यापारी के भेष में, है तो लुटेरा। यानी जैसे ही भारत के मुख्य भूमि पर वास्को डिगामा के पैर पड़े, वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री का प्रारंभ हो गया। वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री का प्रारंभ हो गया और आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। वास्को डिगामा ने भारत तक आने वाले समुद्री मार्ग का खोज किया था। वास्को डिगामा, कई बार प्रश्न आता कि भारत का खोज कितने किया था, तो हम लोग किस हिसाब से उसका जवाब देते हैं? कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था। यह कितना बेशर्मी और गलत भरा प्रश्न है। जब वास्को डिगामा की पीढ़ियां पैदा नहीं हुई थी, तब हमारे वहां बड़े बड़े साम्राज्य थे, हमारी खोज कैसे कर सकता है? हाँ, यह कहा जा सकता है यूरोप से भारत तक आने वाले समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था, तब उत्तर होगा वास्को डिगामा। भारत की खोज वो कैसे कर सकता है? भारत तो उसके हजारों वर्ष पहले से था। वास्को डिगामा ने एक काम तो कर दिया, यूरोप से भारत तक आने का जो समुद्री मार्ग खोल दिया, उसने धन लोलुप, समान लोलुप यूरोपियों को भारत की ओर आकर्षित कर दिया। क्योंकि माल सबको चाहिए था, धन सबको चाहिए था, अनाज सबको चाहिए था, और उस समय दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति थी भारत, जिसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। धन धान्य अनाज मसालों से भरा एकमात्र देश भारत। आपको जान के आश्चर्य होगा, आपको आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वास्को डिगामा भारत से जो मसाले ले गया, उससे 60 गुना लाभ कमाया। बताइए कोई व्यापार ऐसा हो जिसमें 60 गुना लाभ हो, 1 रुपए का 60 रुपया, ऐसा तो कोई व्यापार ही नहीं हो सकता है। वास्को डिगामा इतना लालची था कि इस लालच ने उसको 1502 में, इन 1502, वास्को डिगामा अगेन कमिंग, 1502 में वास्को डिगामा फिर भारत आया। 1502 में 1502 में वास्को डिगामा फिर भारत आया।
1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आया, लेकिन फिर वहां यहां से व्यापारिक माल ले गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा के लालच ने उसको तीसरी बार भारत लाया। ज्यादातर लोग जानते हैं एक बार आया, बहुत कम लोग यह भी जानते हैं कि 2 बार आया, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वास्को डी गामा तीसरी बार आया, यही मरा, यही कोचीन में उसका कब्र है। वास्को डी गामा ने पुर्तगालियों को भारत में व्यापार करने और भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पुर्तगालियों ने 1503 में पुर्तगालियों ने 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली। अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली? कोचीन में। यह भारत में खुलने वाली पहली यूरोपीय कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी। और यह कोचीन में खोला गया पहली कंपनी भारत में यूरोपियों के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर दिया कि भारत में आओ, माल खरीदो, यहां अपनी फैक्ट्री खोलो। पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कोचीन में खोला, पहला फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब एक माल संग्रह केंद्र था। इसके बाद कन्नौर में खोजा। अच्छा, पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले ऐसी शक्ति थे जो व्यापार तो कर रहे थे, लेकिन धर्म का प्रचार भी कर रहे थे, जगह भी जीत रहे थे, लोगों को मार रहे थे, सांप्रदायिकता फैला रहे थे। और उन्होंने बड़े स्तर पर साम्राज्य भी जीता। अब जब पुर्तगालियों का सत्ता यहां बढ़ने लगा तो पुर्तगालियों को 2 बात समझ में आया। पहला कि भारत से होने वाले व्यापार पर पहले वो नियंत्रण कर लें। इसीलिए पुर्तगालियों ने एक पॉलिसी लगाई जिसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी माने क्या? नीले पानी की नीति। यह क्या था? भारत का उस समय सबसे ज्यादा व्यापार हिंद महासागर से होता था। पुर्तगालियों का कहना हिंद महासागर पर कब्जा कर ले, ब्लू वाटर पॉलिसी। यानी भारत से कोई भी व्यापार करेगा तो उसको, पुर्तगालियों को हिंद महासागर से अगर वो जाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब भारत का ज्यादातर व्यापार तो हिंद महासागर से होता था, यानी पुर्तगालियों ने भारत से होने वाले हिंद महासागर, वाया हिंद महासागर के व्यापार पर अधिकार कर लिया। और जो भी व्यापारी उधर से जाता था उससे वो टैक्स वसूलते थे। इसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, हिंद महासागर पर कब्जा, हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर कब्जा। दूसरा, पुर्तगालियों ने तय किया कि भारत में उनका जो साम्राज्य बढ़ गया है उसके प्रशासन के लिए गवर्नर भेजा जाए। यानी भारत में अब पुर्तगालियों के शासन को गवर्नर चलाएंगे। पहला गवर्नर कौन था? डी अल्मीडा। दूसरा गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना जो है वो अल्बुकर्क ने ही किया था। किसने किया था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने कहा था कि भारत में अपनी सत्ता स्थापित करनी है, और इसको स्थापित करने के लिए क्या चाहिए?
उसने कहा कि सारे पुर्तगाली पहले भारतीय महिलाओं से शादी करो, और ये पूछता है कि किस पुर्तगाली को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है? कौन? अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भले वो दूसरा गवर्नर जनरल था, लेकिन पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है। और अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का अधिकार किया, स्थापित किया। 1510 में आदिल शाह से, बीजापुर के आदिल शाह से गोवा जीता और अपनी राजधानी कोचीन से कहां बना दिया? गोवा। गोवा अंत तक राजधानी रहा। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। सबसे पहले आए 1498 में, और आजादी के बाद 1961 में गोवा आजाद हुआ। बताइए, यह प्रश्न आता है, कौन सी शक्ति सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई? कौन आए? पुर्तगाली। ठीक है ना। पुर्तगालियों का बाद में अंग्रेजों से वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। पुर्तगाली राजकुमारी थी ब्रिगेंजा कैथरीन, उसका शादी जो है अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया। अंग्रेजों की लड़ाई, जो बाद में अंग्रेज आए, पुर्तगालियों से समाप्त हो गई। पुर्तगालियों के बाद डच आए। डचों ने पुर्तगालियों को व्यापार पर अधिकार कर लिया और पुर्तगालियों को मैदान से लगभग बाहर कर दिया, वो गोवा तक सिमट गए। तो पुर्तगालियों के बाद जो अगली यूरोपीय शक्ति भारत में आई, वो कौन थे? डच। दूसरे नंबर पे कौन आए? डच। अब डच कहां से आए थे? नीदरलैंड से, जिसको हालैंड भी कहा जाता है, वहां से डच आए। 17वीं शताब्दी में डचों ने पुर्तगालियों के भारत के व्यापार से बाहर कर दिया, यानी पूरा एकाधिकार कर लिया। लेकिन डचों की जो सबसे पहली फैक्ट्री खुली, वो खुली मसूलीपट्टनम में। कहां खुली? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम 1605 में। ये मसूलीपट्टनम कहां था? आंध्र प्रदेश का ये पोर्ट था, बंदरगाह था। तो मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। उसके बाद उन्होंने कई फैक्ट्री खोला, लेकिन बाद में डचों का ध्यान जो है वो भारत से हटकर इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा की ओर चला गया, क्योंकि वहां भी मसाला बड़ी मात्रा में मिलने लगा। तो अब भारत से ज्यादा वो व्यापार इंडोनेशिया से करने लगे, और डचों का भारत में धीरे धीरे सत्ता कमजोर होने लगा। हालांकि रहे वो, लेकिन कमजोर होने लगे। डचों के बाद जो अगली शक्ति भारत में आई, वो थे अंग्रेज। अभी तक जो लोग आ रहे थे, उनकी सोच हो सकता है कुछ अलग रही हो, लेकिन अंग्रेज, भारत उस समय दुनिया के सबसे साम्राज्यवादी देश थे। दुनिया के लगभग 1/4 भूभाग पर काबिज होने वाले अंग्रेज भारत में कोई केवल व्यापार के उद्देश्य से नहीं आए थे। भले ही अंग्रेजों का प्रारंभिक नारा था भूभाग नहीं केवल व्यापार, लेकिन अंग्रेजों का उद्देश्य क्लियर था। जैसे वो अन्य देशों में अपनी सत्ता स्थापित किए थे, कहीं ना कहीं भारत के लिए भी उनकी सोच यही रही हो। 1599 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, क्योंकि यह तय हुआ कि भारत, ब्रिटेन से कुछ ही एक कंपनी होगी या एक संस्था होगी, वही भारत से व्यापार कर पाएगी, सारे व्यापारी नहीं करेंगे। इसीलिए 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसको भारत से व्यापार करने का एकाधिकार मिला। क्या मिला? एकाधिकार मिला। 1609 में हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा गया कि भारत जाओ और कुछ व्यापारिक रियायत प्राप्त करो, 1609 में। लेकिन चूंकि पुर्तगाली पहले से मौजूद थे, तो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को कोई बहुत ज्यादा अंग्रेजों को रियायत मिलने नहीं दिया। माने अंग्रेज अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। 1615 में टॉमस रो आया, टॉमस रो को भी बहुत ज्यादा सुविधा मिलने नहीं पाया। लेकिन अंग्रेज यहां भारत में आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजों ने अपना सबसे पहला जो फैक्ट्री खोला
1611 में मसूलीपट्टनम में, कहां खोला? मसूलीपट्टनम में, वही आंध्र प्रदेश जहां पे डच खोले थे। अब बहुत सारे किताबों में लिखा अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री, फैक्ट्री माने माल संग्रह केंद्र, जहां पर कच्चा माल वो इकट्ठा करते थे और फिर यूरोप भेजते थे। तो वो फैक्ट्री, फैक्ट्री माने उत्पादन प्रोडक्शन केंद्र नहीं था, वो माल संग्रह केंद्र था, कच्चा माल इकट्ठा करके भेजते थे यूरोप। तो लोग कहते नहीं नहीं, सूरत 1608 में खुला था। देखिए 1608 में जो सूरत में खुला था वो अधिकृत नहीं था, ऑथराइज नहीं था, मुगलों के आदेश से उसको बंद करवा दिया गया था। तो पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में, ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि अंग्रेजों ने पहली, तो अगर ऑप्शन में सूरत मसूलीपट्टनम तो मसूलीपट्टनम लगाइएगा, हाँ अगर मसूलीपट्टनम ना हो तो सूरत लगा लीजिएगा। 1613 में जहांगीर के आदेश से अंग्रेजों ने दूसरी फैक्ट्री कहां खोली? सूरत में। ये अधिक, हाँ सूरत वाली जो फैक्ट्री थी 1608 वाली, ये पहली अधिकृत फैक्ट्री थी, पहली अधिकृत फैक्ट्री। अच्छा, अंग्रेज लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने मद्रास को पट्टे पर लिया, वहां मद्रास पे एक किला खोला, फोर्ट सेंट जॉर्ज, 1639 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला किला था मद्रास में। मद्रास को उन्होंने पट्टे पे लिया और मद्रास का किला जो था फोर्ट सेंट जॉर्ज उन्होंने स्थापित किया। लेकिन अंग्रेज को रियायत ले रहे हैं, लेकिन उनको कोई बड़ा रियायत नहीं मिल पा रहा था। हालांकि यत्र तत्र वो अपनी फैक्ट्री खोल रहे थे, अपनी सत्ता को या अपने व्यापार को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन पुर्तगालियों, डचों, इनके विरोध से अंग्रेजों को भारत में कोई बड़ी सुविधा नहीं मिल पा रही थी। लेकिन वो समय भी आ गया जब अंग्रेजों को भारत में एक बड़ी सुविधा मिलने वाली थी। वो सुविधा थी 1717 का फरमान। एक दूत मंडल 1717 में अंग्रेजों का भारत आया, उसके अध्यक्ष थे जॉन सरमन। उसमें एक सर्जन था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। उस समय भारत का मुगल सम्राट था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को एक फोड़ा हो गया, वो सही नहीं हो रहा था। विलियम हैमिल्टन ने ऑपरेशन करके उसका फोड़ा सही कर दिया। अब मुगल सम्राट फर्रुखसियर प्रसन्न हो गया, उसने 1717 का फरमान जारी किया, जो ब्रिटिश अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा माने अधिकार पत्र कहलाता है। इस 1717 के फरमान से अंग्रेजों को भारत में पहली बड़ी रियायत मिली। क्या मिली? 3000 रुपए वार्षिक, मात्र 3000 रुपए वार्षिक पर वो पूरे बंगाल में, बंगाल सबसे धनी प्रांत था, बिना कर के, बिना टैक्स के व्यापार कर सकते हैं, बिना टैक्स के 3000 रुपए में। अंग्रेजों की ये बड़ी रियायत थी, भारत में बहुत बड़ी रियायत थी, जिसकी खोज अंग्रेज कर रहे थे। और आप कह सकते हैं ये 1717 का जो फरमान था, कहीं ना कहीं भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का एक प्रकार का प्रयास भी था। अब यहां एक चीज और जाना जाए, अंग्रेजों को 1698 में, इसके पहले ही बंगाल में 3 गांव की जमींदारी मिली थी। क्या जमीन, कौन कौन गांव थे? सुतनाती, सुतनाती, कोलिकाता, सुतनाती, कोलिकाता और गोविंदपुर। गोविंदपुर, गोविंदपुर, ये 3 गांवों को जमींदारी अंग्रेजों को मिली थी 1717 से पहले। कहां की जमींदारी थी? 1698 में कलकत्ता, बंगाल में एक 3 गांव थे, सुतनाती, कोलिकाता और गोविंदपुर। 1700 में अंग्रेजों ने तीनों को मिलाकर एक किला बना दिया, जिस किले का नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम का किला, तीनों गांव को मिला दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यही फोर्ट विलियम आगे चलकर कलकत्ता कहलाया। और इस फोर्ट विलियम का संस्थापक कौन था?
जाब चरनाक। इसीलिए अगर एग्जाम में आएगा कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो जाब चरनाक। फोर्ट विलियम को जाब चरनाक ने स्थापित किया, तीनों गांव को मिलाकर फोर्ट विलियम बनाया, और यही फोर्ट विलियम जो है आगे चलकर कलकत्ता कहलाया, जो अंग्रेजों की राजधानी बनी। क्लियर हो गया यहां तक? यानी अंग्रेज भी अपना प्रयास करते जा रहे हैं। वहां फोर्ट विलियम बनाया, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, लेकिन अंग्रेज व्यापारिक शक्ति तो बन गए हैं, लेकिन अंग्रेज अभी राजनीतिक शक्ति नहीं बन पा रहे। उद्देश्य तो उनका राजनीतिक ही था, मैंने यहां का राजा ही बनना था। उसी समय भारत में एक नई यूरोपीय शक्ति का आगमन हुआ, जिसका नाम था फ्रांसीसी। फ्रांसीसी भारत पहुंचे। 1664 में फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी स्थापित की, पहली फैक्ट्री स्थापित की सूरत में। 1664 में कंपनी बनी थी, 1668 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? सूरत में। देखिए, पुर्तगाली और डच लगभग कमजोर हो गए थे, लेकिन फ्रांसीसी जब मैदान में आए तो वो अंग्रेजों के सबसे बड़े विरोधी हो गए। यानी अंग्रेजों को अगर भारत में अपनी सत्ता स्थापित करनी है तो दो शक्तियों से लड़ना है। पहला, जो भारत के राजा महाराजा नवाब थे उनसे लड़ना था। दूसरी ओर अंग्रेजों को भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों से लड़ना था। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि एक एक करके अंग्रेजों ने सबको मैदान से बाहर कर दिया। लेकिन वो कहानी शुरू होती है बंगाल से। अंग्रेजों को लगा कि दक्षिण भारत में उनको भारत के सत्ता की चाबी नहीं मिल पाएगी। अगर उनको भारत के सत्ता की चाबी ढूंढनी है तो यह बंगाल में मिलेगा। कहां मिलेगा? बंगाल में मिलेगा, क्योंकि उस समय बंगाल का नवाब बना था 1756 में सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नवाब का नाती था, सही माने में नवाब का नाती था। अलीवर्दी खां जो उसके पहले नवाब थे उनका नाती ही था। अभी वो राजनीति को बहुत समझ नहीं रहा था। अंग्रेजों को लगा कि यही कमजोर बिंदु है जहां हम अपनी सत्ता की स्थापना कर सकते हैं। उसी समय फ्रांसीसी भी बंगाल में अपना पैर फैलाने लगे। बस अंग्रेजों ने क्या किया, फोर्ट विलियम का किलेबंदी करने लगे। चारों ओर से उसको दीवार खोदकर उसका खाई बनाने लगे। अब सिराजुद्दौला को यह बात बुरा लगा। सिराजुद्दौला ने कहा, भाई तुम लोग व्यापारिक कंपनी हो, तुमको किला क्यों बनाना है? तुम कोई राजा तो हो नहीं, नवाब हो नहीं, तुमको कौन सुरक्षा चाहिए? जो सुरक्षा चाहिए हमसे मांगो। अंग्रेज उसकी बात नहीं माने, लगे फोर्ट विलियम का किलेबंदी करने। सिराजुद्दौला को गुस्सा आया, सेना लेकर गया, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। अब यह बात जब मद्रास पहुंची कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया है, वहां आप देखिए अभी अंग्रेज केवल एक कंपनी है और सिराजुद्दौला एक राज्य का, एक स्टेट का नवाब था, भारत का अधिकृत शासक था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, एक कंपनी सेना लेकर चल रही है मद्रास से, जमीनी सेना लेकर चला क्लाइव, जमीन से थल सेना, और जल सेना लेकर चला वाटसन। ये सब कलकत्ता पहुंचकर फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिए, सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और यही युद्ध की घोषणा का परिणाम निकला बैटल ऑफ प्लासी। क्या निकला? बैटल ऑफ प्लासी। 1757 प्लासी का युद्ध। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो मैदान से ज्यादा मैदान के बाहर लड़ा गया। अब आप कहेंगे यह कौन सी बात हुई? प्लासी का युद्ध एक प्रकार का फिक्स मैच था। क्लाइव एक क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुआ था, लेकिन जब बंगाल अभियान हुआ तो कोई बहुत उसमें उपस्थित था नहीं उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उसको
एक सेनापति बनाकर थल सेना का भेजा गया। क्लाइव एक कुटिल षड्यंत्रकारी था। प्लासी के युद्ध के पहले उसने मैच फिक्स कर लिया। क्या मैच फिक्स किया? सिराजुद्दौला के जितने विरोधी थे, चाहे वो मीर जाफर हो, चाहे वो राय दुर्लभ हो, सबको अपनी ओर कर लिया था। यानी यह तय हुआ कि भले मैदान में सब लोग आएंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं सिराजुद्दौला की तरफ से। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में एक ओर सिराजुद्दौला की सेना आई, दूसरी ओर क्लाइव मात्र 3000 सैनिक लेकर। आपको जान के आश्चर्य होगा, मीर जाफर, राय दुर्लभ अपनी अपनी सेना लेकर बाहर चलेगा मैदान से। अब तो सिराजुद्दौला के पास मात्र कुछ सेना थी। हालांकि कुछ सेना को लेकर भी सिराजुद्दौला ने युद्ध लड़ा, लेकिन वो युद्ध में हार गया, मैदान छोड़कर भागा, उसको पकड़ लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई और शुरू हुआ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य। यानी बैटल ऑफ प्लासी ने मीर जाफर की गद्दारी के मदद से भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव डाल दी। अब नवाब बना मीर जाफर, क्योंकि उसने गद्दारी किया था। मीर जाफर अंग्रेजों का यस मैन था, गुलाम था एक प्रकार से। नवाब तो था, लेकिन एक प्रकार से अंग्रेजों का यस मैन था। जो अंग्रेज कहते थे वही करता था। बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया। किसको गद्दी पर बैठाया? मीर कासिम को। मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद। और मीर कासिम ने मीर जाफर अपने ससुर के विरुद्ध भी षड्यंत्र रचा था और तब जाके गद्दी पाया था। ससुर ने षड्यंत्र रचा था, उसने दामाद ने षड्यंत्र रच के उसको हटा दिया। अंग्रेज सोचे कि मीर कासिम जो है वो बड़ा यशमैन साबित होगा। किसके विरुद्ध? मीर जाफर से ज्यादा बढ़िया आदमी। लेकिन ये गलत हो गया। मीर कासिम एक स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करने लगा, अपना आदेश जारी करने लगा, अपनी राजधानी भी उसने ट्रांसफर कर दिया, अपनी सेना यूरोपीय पद्धति से उसको शिक्षण देने लगा। अब अंग्रेज भड़क गए कि हम लोग तो सोचे थे कि यस मैन है, लेकिन वो यस मैन रह नहीं गया। अब अंग्रेज बहाना ढूंढने लगे कि कैसे मीर कासिम को गद्दी से हटाया जाए, क्योंकि ये तो वो बना नहीं जो हम लोग चाह रहे थे। अंग्रेजों को बहाना मिल गया। कैसे मिला? एक अंग्रेजों को 1717 के फरमान से एक पास मिला था। पास माने उसको कहते थे दस्तक। ये दस्तक क्या था? 1717 का जो फरमान अंग्रेजों को मिला था, मैग्ना कार्टा, उसके तहत ये व्यवस्था थी कि अंग्रेज अपने पास एक पास रखेंगे। इस पास को लेकर वो जिस भी राज्य जिले में जाएंगे, नगर में जाएंगे, वहां उसे चुंगी न लिया है। मतलब नगर में जब भी कोई माल प्रवेश करता था, जैसे व्यापारी लेकर, तो नगर के बाहर ही उस पर उसको टैक्स देना पड़ता, जिसको चुंगी कहते थे। तो अगर अंग्रेजों के पास ये दस्तक रहता था, चुंगी नहीं देना था, फ्री व्यापार करते थे। अंग्रेज क्या करते थे? यही दस्तक जो है वो भारत के व्यापारियों को दे देते थे। अंग्रेज तो फ्री व्यापार कर ही रहे हैं, भारत के व्यापारी फ्री व्यापार कर रहे हैं। अब बंगाल के नवाब को बड़ा घाटा होता था, तो बंगाल के नवाब क्या किया? दस्तक को ही हटा दिया, खत्म कर दिया। अब दस्तक के खत्म होते ही चाहे वो अंग्रेज व्यापारी हो चाहे भारतीय व्यापारी, दोनों बराबर हो गए। अब यह बात अंग्रेजों को सहन नहीं। अंग्रेजों ने तुरंत सेना दौड़ा दिया मीर कासिम के विरुद्ध कि पकड़ो उसको। मीर कासिम वहां से भागा, पटना पहुंचा। पटना में उसने बहुत लोगों को मारा, जिसको पटना हत्याकांड भी कहते हैं। अंग्रेज वहां पहुंच गए। वहां से मीर कासिम निकला और पहुंच गया अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। अवध का नवाब शुजाउद्दौला उस समय बहुत बड़ा शासक था। अंग्रेज उसको छूने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन देखिए, आप मुझे मार वाली स्थिति आ गई। मीर कासिम ने अवध के नवाब से कहा कि देखो, हमारा साथ दो। अगर आप साथ दोगे तो बहुत बड़ा साम्राज्य आपको अंग्रेजों दिलवाएंगे। हमारा साथ दो, युद्ध में हम लोग मिलकर अंग्रेजों को हराएंगे। तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला साथ हो गया मीर कासिम के। उसी समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी वहीं था, वो भी मिल गया। यानी 3 शक्तियां मिल गई। कौन कौन? बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तीनों ने सेना एकत्र की। किसके लिए? अंग्रेजों को हराने के लिए। और पहुंच गए
1764 में बक्सर के मैदान में, एंड दिस इज कॉल्ड बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के मैदान में एक और तीनों की संयुक्त सेना थी, बंगाल, अवध और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की। दूसरी ओर अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि हेक्टर मुनरो की एक छोटी सी सेना ने भारतीयों के इस विशाल सेना को बुरी तरीके से परास्त कर दिया। और बक्सर के युद्ध के, देखिए, प्लासी का युद्ध छल कपट का विजय था अंग्रेजों का, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजों का सैनिक विजय था। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों के हाथ पर जो दास्ता सब लिख दिया, वो 15 अगस्त 1947 के बाद ही छुड़ाया जा सका। इसके बाद अंग्रेजों ने 1759 में, उसके पहले ही, डचों को वेदरा के युद्ध में मैदान से बाहर किया। 1760 के वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को मैदान से बाहर किया। बक्सर के युद्ध के बाद मैसूर को हराया, हैदर अली टीपू सुल्तान को, फिर मराठों और सिखों को हराकर एक एक करके भारत में अंग्रेजों ने ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कर दी और शुरू हुआ एक अनंत और अंधकार रूपी भारत में ब्रिटिश शासन। यह पूरी कहानी मैंने ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और भारत में यूरोपीय कंपनियों का सुना दिया। एक नए लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।